Good morning, 10th. This is the geography revision clip of chapter 1, resource and development. In this chapter, you have read type of resources, development of resource, land resource, and last topic, soil as a resource. So let's start. First, what means resource? Everything that satisfied our needs and present in nature in abundant form टर्म्ड एज रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे और नेचर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो, हम उसे रिसोर्स कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजिकली, फिजिकली और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। साथ ही साथ हमने इसमें देखा था कि इंसान नेचर के साथ इंटरेक्ट करके अपना टेक्नोलॉजी लगा के रिसोर्स का निर्माण करता है। तो रिसोर्स को मेन रूप से 4 बेस के आधार पर बांटा गया। पहला था बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा था बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, तीसरा बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड चौथा बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑरिजिन के आधार पे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सहॉस्टेबिलिटी मीन्स रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रिन्यू मीन्स जो किसी भी तरीके से फिजिकली या फिर टेक्नोलॉजिकली या केमिकली रिन्यू हो, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब जो लिमिट हो, रिन्यू ना हो। उसके बाद ऑनरशिप के आधार पे 4 हमने बताया था, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल सिंगल व्यक्ति का अधिकार हो, कम्युनिटी जिस पे कम्युनिटी का अधिकार हो, नेशनल जिस पे किसी देश का अधिकार हो, और इंटरनेशनल जिस पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार हो। फिर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी हमने 4 बताया था। पहला था फर्स्ट, उसमें क्या बताया था, पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व। ये 4 तरह का रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पे भी था। पोटेंशियल मतलब मात्रा बहुत है बट यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व मतलब जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी हम जानते हैं और यूज कर पा रहे हैं। स्टॉक मीन्स ऐसा रिसोर्स जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में यूज करने की संभावना है। एंड रिजर्व मतलब स्टॉक को फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख दी गई। इसके बाद हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो हमने क्या देखा, इंसान रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स की कमी। दूसरा, सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। समाज 2 भाग में बट गया, गरीब और अमीर। तीसरा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ओजोन लेयर डिप्रेशन, पॉल्यूशन, साथ ही साथ और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। इसके बाद हमने देखा यही चीज़ देखते हुए, प्रॉब्लम्स को ही देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था। रिसोर्स का वाइजली तरीके से प्रेजेंट में इस तरह से इस्तेमाल ताकि फ्यूचर के लिए बच सके, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। उसी को देखते हुए 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट लगा, जिसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज बैठी इसी इकोनॉमिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन तैयार करी जिसे एजेंडा 21 कहा गया, और उन लोगों ने इस पर साइन किया और अपने देश में इस चीज़ को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा उसी में रिसोर्स प्लानिंग यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में देखा रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स बताया रिसोर्स प्लानिंग में। पहला हमने बताया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड तीसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में क्या देखा, आज इतना यूज हो रहा है रिसोर्स का कि रिसोर्स की संख्या कम हो रहा है, इसीलिए इसको संरक्षित करना और बचाना जरूरी है। जिसको लेकर के गांधी जी ने एक कोटेशन किया, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हमारे नेचर में हर व्यक्ति के जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बट हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हमने अगला टॉपिक देखा लैंड रिसोर्स, जिसमें ये सारे टॉपिक्स देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, लैंड यूटिलाइजेशन, डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस। लैंड हमारे 95% बेसिक नीड्स हमारा लैंड ही पूरा करता है। और इंडिया के अंदर मेन रूप से 3 तरह के लैंड्स यूज होते हैं, प्लेन्स 43%, माउंटेन्स 30% और प्लेटो 27%। उसके बाद हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। पूरे पृथ्वी पे जब लैंड यूज होता है फॉरेस्ट के रूप में, बैरन एंड वेस्ट लैंड के रूप में,
नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के रूप में, परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड के रूप में, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के रूप में, कल्चरेबल बेस्ट लैंड के रूप में, फैलो लैंड के रूप में और नेट सोन एरिया के रूप में। उसके बाद हमने देखा कि लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है। तो लैंड डिग्रेड होने का भी कारण हमने बताया था, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, ज़्यादा जंगल काटने से, वाटर इरोडेड एरिया, ओवर इरिगेशन की वजह से, इसके अलावा इंसान के ह्यूमन एक्टिविटी से जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब लैंड को डिग्रेड कर रही है। तो इन लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कुछ तरीके हैं जो उससे लैंड कंजर्व हो सके, जैसे एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, दूसरा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, तीसरा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, चौथा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बेस्ट लैंड, छठा कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज एंड छठा प्रॉपर डिस्पोज एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल भी देख रहे थे कि सॉइल का कुछ सेंटीमीटर बनने में लाखों साल लग जाते हैं और बनने में उसका प्रोसेस है, वेदरिंग से बहुत मिट्टी बनती है। तो इंडिया में मेन रूप से 6 तरह के सॉइल पाए जाते हैं, अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटेराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल। सबका लोकेशन हमने बताया है मैं पिछले लेक्चर क्लास में, एंड उसमें उपजने वाले क्रॉप्स, साथ ही साथ जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इन सब का हम नोट्स भेज देंगे। तो ये समझाने वाला टॉपिक नहीं है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। जैसे एक का हम बता दे रहे हैं, अलूवियल सॉइल पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में, और साउथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है, और इसमें फसल उपजाए जाते हैं मेन रूप से शुगर कैन, पैडी, व्हीट और पल्सेज। इसी तरह से बाकी शुगर सॉइल का भी हम आपको डिस्क्रिप्शन भेज देंगे। उसके बाद हम देखते हैं सॉइल इरोजन। इरोजन मीन्स क्या होता है, किसी भी एजेंट के माध्यम से जब मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है तो उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन में मेन रूप से 2 एजेंट काम करते हैं, एक होता है नेचुरल एजेंट और दूसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल एजेंट में हो गया वाटर, विंड और टेम्परेचर। तो नेचुरल एजेंट जब इरोजन करती है तो वो उसको बैलेंस में ला देती है, लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी इरोजन करती है तो वो बैलेंस में नहीं आ पाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हो गया डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। इसके अलावा यही 3 है जो ह्यूमन एक्टिविटी है और ये बैलेंस में नहीं ला पाती है। तो हमने इरोजन का टाइप देखा था, गली इरोजन, सीट इरोजन और विंड इरोजन। पानी के बहाव के वजह से जो नाला जैसा जमीन क्रिएट होता है उसको गली इरोजन कहते हैं। पानी के बहाव से जब ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे सीट इरोजन कहा जाता है, और हवा के बहाव से जब मूवमेंट होता है तो उसे विंड इरोजन कहा जाता है। तो सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के तरीके, सबसे पहले पहाड़ी इलाका में चलो। पहाड़ी इलाका में कंजर्व करने का 2 तरीका, पहला है कंटूर प्लॉफिंग और दूसरा है टेरेस फार्मिंग। कंटूर प्लॉफिंग में पहाड़ी को गोलदार तरीके से काटना ताकि पानी का बहाव स्लो हो सके, सीढ़ीदार रुमा खेती में काटना ताकि वहाँ भी पानी का बहाव स्लो हो सके और इरोजन कंट्रोल हो सके। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, ये सब भी तरीके हैं जो प्लेन्स में सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरह से इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। यदि आप क्लियरली ना समझ पाए हैं रिवीजन, तो पिछले वीडियो लेक्चर की तरह मेरा अब भी वही सलाह रहेगा, आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब चैनल आनंद इंटरनेशनल स्कूल को ओपन करें और उसमें एक्सप्लेन लेक्चर को आप देख लें। दैट्स ऑल।